कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ सिम्स जहांगीर। वेलकम टू बैक माय चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू बाय सिम्स में। तो गाइस, बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आप खुद में बिलीव करें, पॉजिटिव सोचें। फाइनली आप कुछ भी कर सकते हो। हर चीज़ दुनिया में पॉसिबल है। बस पॉजिटिव रहना है और उसके लिए काम करना है। हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है गाइस। ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है, नहीं, पॉजिटिव रहने के साथ साथ आपको एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, हमने कल पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। इस पर हमने डिस्कस किया, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, इसको अच्छे से कवर किया। बिजनेस एनवायरनमेंट दो टाइप का देखा था हमने कल, एक इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि दो टाइप्स का है, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गाइस हमने कल माइक्रो एनवायरनमेंट कवर कर लिया था। इसके हर जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक्स है, वो क्लियर कर लिए। टॉपिक की तरफ चलते हैं गाइस। फिर आज हम मैक्रो एनवायरनमेंट के हर टॉपिक्स को, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलो गाइस, हम समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसको हम पेस्टल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। कई बार जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पेस्टल एनालिसिस की फुल फॉर्म बताओ, या कई बार ऐसे होता है कि पेस्टल एनालिसिस में एल का क्या मतलब होता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बने हैं। तो एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर है उसे हम पेस्टल के नाम से जाने जाता है। इसमें पी का मतलब होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ई का मतलब होता है इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट, एस का मतलब होता है सोशल एनवायरनमेंट, टी का होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ई का होता है एनवायरमेंटल, एल का मतलब होता है लीगल। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम इन सभी फैक्टर्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? जिस कंट्री में आप रह रहे हो, जिस कंट्री में आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो उस कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है। वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो अपनी सत्ता में आई हैं, उनकी खुद की पॉलिटिकल होती है और पॉलिसी जो कि वह बनाती है कंट्री के लिए। जैसे हमारी बीजेपी की जो पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, बिजनेस के पर्पज़ से काफ़ी अच्छी पॉलिसी मानी जाती है। अगर इनकी जो पॉलिसी होती है वो टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी हो सकती है। कई बार गवर्नमेंट टैक्स की पॉलिसी चेंज कर देती है कि जो पहले वाली पार्टी थी उसकी अलग पॉलिसी थी, हम अलग तरीके से टैक्स कलेक्शन करेंगे, तो यह टैक्स की पॉलिसी हो सकती है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, कई बार जो है गवर्नमेंट मना कर देती है कि हम शराब नहीं बेचेंगे, शराब बेचना बंद कर देती है। कई बार किसी स्टेट में शराब बेचनी बंद हो गई, काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जो वहाँ पे शराब बेचना बंद हो गया, तो ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। कई पार्टी की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम शराब बेचने जाएंगे तो आपको टैरिफ देना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में आपकी कंपनी है, मान लो कि दिल्ली में आपकी कंपनी है और दिल्ली का सामान आप यूपी में बेचने जाओगे, तो सेल करने जाओगे, तो ऐसे में यूपी गवर्नमेंट कहती कि आप हमारे स्टेट में सेल करोगे तो हम आपसे टैक्स लेंगे, टैरिफ लगा देती है अपने ऊपर। कई पॉलिटिकल पार्टी
और कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक पार्टी कितने टाइम तक रनिंग रहती है। जैसे कि सपोज करो कि बीजेपी है, बीजेपी की पार्टी बनी और साल तक रही, 1 साल तक रही और ख़त्म हो गई। फिर कांग्रेस बनी, कांग्रेस 6 महीने तक रही और फिर लॉस में चली गई, तो वो भी ख़त्म हो गई। फिर आम आदमी पार्टी बनी, उसने भी लॉस कर दिया और वह भी ख़त्म हो गई। ये क्या है? स्टेबिलिटी इन्वायरमेंट तो नहीं है कि पार्टी लंबे टाइम तक नहीं टिक पा रही है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा बिजनेस इफ़ेक्ट होता है। बिजनेस हर पार्टी की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक पार्टी रनिंग पार्टी है तो वो एटलीस्ट वो 5 साल तक रहे, काम करे, ताकि बिजनेस में स्टेबिलिटी आए। नेक्स्ट इसमें आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स क्या होता है? आपका इंटरेस्ट रेट, आपका एक्सचेंज रेट हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, रॉ मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये जितनी भी चीज़ें जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी होती है, जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। ब्याज में क्या चल रहा है? इंटरेस्ट होते हैं, उस पर लोन लिए भी जाते हैं और गाइस दिए भी जाते हैं। एक्सचेंज रेट, जो आपका एक डॉलर का कंपैरिजन में रुपीज़ में एक्सचेंज रेट है, वो भी बहुत मैटर करता है। इन्फ्लेशन रेट, नेक्स्ट है इन्फ्लेशन रेट। महंगाई का जो रेट चल रहा है वो भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज आपने गाइस रॉ मटेरियल परचेज किया, उस रेट में फिर अगर रॉ मटेरियल ही महंगा आएगा तो फिर आप सामान महंगा सेल करोगे, तो ये बिजनेस पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, ये बिजनेस पे इफ़ेक्ट करेगा। सोसाइटल, इसको कल्चर भी कह सकते हैं। इसी के अंदर ही डेमोग्राफिक डाल दिया, इसके अंदर ही पॉपुलेशन ग्रोथ रहती है, एज डिस्ट्रीब्यूशन। यह क्या है? मान लो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा यंग पीपल है, और यदि ऐसी कोई जनगणना हो या फिर जनगणना की जाए और उसमें ऐसा बताया जाए कि इंडिया में 80% लोग हैं वो यंग है, तो आपकी कंपनी यंग लोगों को फोकस करेगी, उनको फोकस करके सामान बेचेगी जो यंग लोग यूज़ करते हैं। तो गाइस फिर आपकी कंपनी के जो उस कंपनी के तो मज़े हो गए, तो आपको क्या पता लगा कि 80% लोग हैं वो क्या है, यंग है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत मैटर करता है कंपनी के लिए। एजुकेशन लेवल, एजुकेशन लेवल भी बहुत मैटर करता है कंपनी के लिए कि आपका एजुकेशन लेवल कैसा है। सोसाइटी में अगर एजुकेशन लोग हैं तो वो कैसे डिसीजन लेते हैं। कल्चर नीड, कल्चर नीड क्या है लोगों की? फिर आपको यह पता है कि इंडिया में हमारे यहाँ साड़ी पहनी जाती है, हमारे यहाँ शादी के बाद लड़कियाँ साड़ी ही पहनना स्टार्ट करती है, तो क्या करना है? साड़ी का ही बिजनेस स्टार्ट करना है। चेंज इन लाइफ स्टाइल, मान लो कि आपको पता चला कि इंडिया में जींस पहनते हैं। अब जो जींस पहनते हैं, पहले वाले लोग जींस कैसे पहनते थे? वो बहुत लूज होती थी, बहुत लूज पहनते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लाइफ स्टाइल क्या है, चेंज हो रही है, तो ये भी बिजनेस पे बहुत इफ़ेक्ट करेगा। इसके बाद आता है आपका टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी किस लेवल की बन रही है मार्केट में? बिकॉज आपको पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से चेंज हो रही है। जैसे कि कोई भी नई चीज़ आई, नई चीज़ बनती है तो वो अगले दिन ही मार्केट में आ जाती है। जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी हमारे बिजनेस में इफ़िशियंसी आती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम
हो जाती है। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है वो हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है मार्केट में हमारी खुद की कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए फ्रेंड, जैसे कि नोकिया है। नोकिया की कंपनी थी, बहुत ज़्यादा उसका बिजनेस चल रहा था, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं हो पाई जितनी कि बाकी कंपनियों में एंड्रॉयड वर्जन पर आने के बाद चीज़ों को एडवांस कर दिया गया था। तो जैसे ही एंड्रॉयड लॉन्च हुआ, गूगल ने और कंपनियों ने क्या किया कि उसका यूज करते हुए एंड्रॉयड फ़ोन बनाना स्टार्ट कर दिया और नोकिया का जो बिज़नेस है वो डाउन हो गया। टेक्नोलॉजिकल बहुत असर करती है बिजनेस पे, लेकिन नोकिया ने टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया, इसके नोकिया जो है वो डाउन हो गया। टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है। नोकिया ने इसी वजह से उसकी कंपनी है वो डाउन हो गई। तो जो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है वो किस हद तक आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। तो नई टेक्नोलॉजी आती है बिजनेस में और आपका बिजनेस है वह नहीं ढल पाता नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो फिर बिजनेस पीछे रह ही जाएगा। नेक्स्ट है गाइस आपका इन्वायरमेंटल का मतलब होता है कि आपका वातावरण कैसा है, आपका पर्यावरण कैसा है। हमारे इंडिया का पर्यावरण कैसा है, कैसा वातावरण है हमारे इंडिया का, जैसे क्लाइमेट हो गया, वेदर, रिसोर्स कंज्यूमेशन हो गया, वेस्ट इमिशन हो गया। तो ये किस लेवल के हैं आपको पता है कि आज के टाइम पर CO2 को एमिट करना काफ़ी हद तक मना किया जा रहा है। इसके लिए कानून भी बनाए जा रहे हैं। अगर आपका बिजनेस यही काम कर रहा है तो आपका बिजनेस तो गलत हो गया, बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। लीगल इन्वायरमेंट में जो आपका लॉ है, कानून है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस को ध्यान में रखना पड़ता है कि किस तरीके कानून बनते जा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन लॉ हो गया, कंज्यूमर लॉ हो गया, एम्प्लॉयमेंट लॉ हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ हो गया। तो इन सभी लॉ को गाइस फॉलो करना पड़ता है। आपके लॉ को अगर ये लॉ ऐसे बना दिए जाए जो कि आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा गाइस कि पेस्टल एनालिसिस क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। इकोनॉमिक्स पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी आती है। आपके सिलेबस में मेंशन है और इसमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक बार हम आर्थिक नीतियाँ देख लेते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में टैक्स होते हैं और स्पेंडिंग होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी में आपका इंटरेस्ट और मनी सप्लाई हो जाएगा। मतलब इसमें मनी कंट्रोल किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट इसमें टैक्स और एक्सपेंडिचर पर ध्यान देती है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि फिजिकल पॉलिसी के टूल्स क्या हैं। टैक्स और स्पेंडिंग और मनी पॉलिसी में आप मनी पैसे को कंट्रोल कैसे करते हैं, जो कि इंटरेस्ट और मनी सप्लाई को ध्यान में रखकर किया जाता है। आइए गाइस हम इसको और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो गाइस फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? इज द गाइडिंग फोर्स दैट हेल्प द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ मच मनी इट शुड स्पेंड टू सपोर्ट the economics activity and how much revenue it
must earn the system to keep the wheel of the economics running smoothly. क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट रिवेन्यू कलेक्शन जो टैक्स के फॉर्मेट में होता है, इस चीज़ों को ध्यान में रखकर कि पॉलिसी को डिज़ाइन किया जाता है। कई बार गवर्नमेंट जो है वो टैक्स की रेट बढ़ा देती है, तो कई बार टैक्स की रेट कम कर देती है, कई बार गवर्नमेंट जो ज़्यादा खर्चा कर देती है, एक्सपेंडिचर कर देती है। तो ये आपकी पॉलिसी है, वो गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स कंडीशन को ध्यान में रखकर करती है कि इकोनॉमिक्स किस तरीके से चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आती। इकोनॉमिक्स जो है वो रन करती है स्मूथली, पॉलिसी बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होती है, यहाँ पर इसके एप्लीकेशन होते हैं। बिकॉज फिजिकल पॉलिसी की एप्लीकेशन भी समझना है यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब महंगाई आती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब महंगाई आती है तो गवर्नमेंट जो आपका टैक्स होता है उसको रिवेन्यू कर देती है, टैक्स के रेट को बढ़ा देती है। अगर टैक्स के रेट बढ़ जाएंगे तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और आप ज़्यादा टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को तो आपको, आपके पास जो इनकम है बची हुई वो भी आपकी कम होगी। इसके बाद आप डिमांड कम करोगे तो महंगाई भी आपकी कम हो जाएगी और टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जाता है, जिसका यूज करते हुए जो कि हमारी सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। ये इन्फ्लेशन, महंगाई जो को कंट्रोल करती है, रेट को कंज्यूम करती है, कंट्रोल करती है कि ज़्यादा डिमांड बढ़ाई ना जाए, मार्केट में कम डिमांड की जाए। तो ये आपकी एप्लीकेशन हो गई। इकोनॉमिक्स ग्रोथ ज़्यादा करती है या कम करती है, ये भी आपके मनी पे ही डिपेंड करता है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में अंतर देख लेते हैं। फिजिकली चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेट। फिजिकली पॉलिसी कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाती है? फाइनेंस से मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कौन बनाती है? हमारी सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है इंडिया में। फिजिकल पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट जो टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर है उससे वह रिलेटेड होती है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई से रिलेटेड होती है। फिजिकल पॉलिसी का कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट जनरली इन्फ्लेशन होता है कि इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल कैसे करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि फिजिकल पॉलिसी का बिल्कुल टारगेट ही नहीं होता, थोड़ा बहुत टारगेट दिया जाता है। ज़्यादा महंगाई आ रखी तो हम चीज़ों को उस तरीके से कई बार क्या करते हैं, फिजिकली पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है। फिजिकल पॉलिसी साइड इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट बजटेड बोरोइंग। आपके बजट पर कई बार बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है। कई बार गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। आपकी यह वेलफेयर एजेंसी होती है तो वह पब्लिक की भलाई के लिए खर्च कर देती है। बजट ज़्यादा हो जाता है, बोरो करना पड़ जाता है।
कई बार गवर्नमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी के साइड इफ़ेक्ट एक्सचेंजिंग रेट एंड हाउसिंग मार्केट, एक्सचेंज रेट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब आप लोन लेते हैं ना तो लोन पर इंटरेस्ट रेट वाले से रिलेटेड होता है, ये इसलिए एक्सचेंज रेट और हाउसिंग मार्केट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी का। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिमिनेशंस टू चेंजिंग टैक्स एक्ट, मतलब कोई रनिंग पार्टी है जो आएगी, कोई नई पार्टी जो आएगी, उसके अलग टैक्स होते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है कि पॉलिटिकल पार्टी कैसी है। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है पॉलिटिकल प्रोसेस से, क्योंकि बैंक से है आरबीआई जो कि पॉलिसी बनाती है। इसमें आरबीआई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना कि इसमें कोई नेता जाता है काम करने। इसमें गवर्नर होते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं। तो ये काफ़ी हद तक अलग होती है आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी गाइस। आज हमने सिर्फ बेसिक समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे और समझेंगे इसके एप्लीकेशन को, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़्यादा, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, बैंक ट्रेड होता है, क्रिएट होता है, रेपो रेट होता है, और इसके अलावा गाइस कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विड रेशियो, इसको हम एक एक करके समझेंगे फुल डिटेल में, बिकॉज में आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। गाइस मैं ट्राई करूँगी कि आपको मैं इजी से इजी तरीके से एग्जाम्पल समझा पाऊँ, हर टॉपिक कवर कर पाऊँ और हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी के साथ शेयर कर देना।